आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। वक्फ बोर्ड के घोटाले चरम सीमा पर हैं और सरकार खामोश है। इस वजह से समाज के अलग अलग वर्गों में इसके खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं और बताया जाता है कि वक्फ बोर्ड के घोटालों में जहां मुल्ला का आतंक है, वहीं जजों का भी दखल माना जा रहा है और बताया जा रहा है कि जज अपने इशारे पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ को नचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इन्हीं मामलों को लेकर आज वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले ज़मीर नकवी से चर्चा करेंगे। ज़मीर साहब, अभी तक वक्फ बोर्ड के मामलों में मुल्ला का आतंक बताया जाता था, लेकिन अब बहुत सारे लोगों का आतंक बताया जा रहा है। क्या आप तक ये खबर है कि वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं वो पिछले कई सालों में यानी 5 साल में घटी है, जबकि वसीम रिजवी का कहना है कि वक्फ बोर्ड में संपत्तियों को बढ़ाया गया है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बढ़ने के तो कोई निशानात या सबूत नहीं मिलते हैं, मगर घटाए जाने के और डिलीट किए जाने के सारे सबूत। सबसे बड़ी बदकिस्मती कह दीजिए कि ये हुई है कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जो लोग इसके रक्षक हुए वही भक्षक हो गए, चाहे इसमें मुल्ला हो, चाहे मौलवी हो, चाहे इसमें मुतवल्ली के रूप में कोई शख्स हो, या फिर इसमें वकला की टीम हो, या जो वकील तरक्की करके जजेस बन गए हैं। वक्फ को नुकसान पहुंचाने के लिए सोर्स लगाया जा रहा है, पैरवी की जा, यानी प्रभावित किया जा रहा है उन लोग। ये है, इस वजह से वक्फ को पूरी तरीके से नुकसान हो रहा है। ज़मीर साहब, जैसा कि इस वक्त चर्चा चल रही है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को बढ़ाया गया है, जबकि अगर देखा जाए तो बहुत सारी वक्फ जायदाद है जिसे अली जैदी ने डिलीट किया है और वो मानते भी हैं। इसके बावजूद ये आरोप लगाया जा रहा है कि 2500 के आसपास हिंदुओं की संपत्तियों को जो है वो जोड़ दिया गया है। आप इसमें कितनी सच्चाई मानते हैं? जबकि पहले के आंकड़े ये सुनने में आते थे कि 8000 से ज्यादा वक्फ थे। वसीम के समय में बहुत सारे वक्फ को वसीम ने जो है और खुर्दबुद करवाया और उसके साथ गड़बड़ियां की, जिसके बाद काफी वक्फ में जो है कमी आई थी। आप क्या कहेंगे इसमें? देखिए, जहां तक अहले हुनूद का सवाल है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अज़ादारी जो है वो कौन की विरासत नहीं है। जिस सूरत से शिया मानता है इमाम हुसैन सलाम को, उसी तरह सूरत से अहले सुन्नत भी मानते हैं और वही अकीदा हिंदू कौम भी रखती है। इसी के नतीजे में लाला जगन्नाथ ने रौज़ा काज़मैन की तामीर करवाई, टिकैत राय ने, राजा टिकैत राय ने मस्जिद भी बनवाया, तालाब भी बनवाया। इसके अलावा आपड़ाइन की मस्जिद है, रोशन लाल की मस्जिद वजीरगंज में है, झाऊलाल का इमाम बाड़ा, झाऊलाल की मस्जिद ठाकुरगंज में है। ज़मीर साहब, आपने झाऊलाल के इमाम बाड़े का नाम लिया। उसकी भी चर्चा है कि मौलाना जवाद का कोई करीबी मौलाना धोबी है, वो वहां के लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। यहाँ तक कि मारपीट की नौबत आ गई है, धमकियां दी जा रही हैं। आप वहां पर हैं, उसकी तफसील बताएं, आप तक लोगों ने क्या बात पहुंचाई है? देखिए, वहां के एक किराएदार है जो मेरे दोस्त भी हैं,
जनाब असद अब्बास रिजवी साहब, उन्हीं ने बाकायदा शिकायत की, जो यहाँ के मुतवल्ली हो गए और वो जबरन, यानी बिना किसी शहादत के, बिना किसी गवाही के बुनियाद वहां के जो 16-17 साल से इमामत कर रहे हैं जो मौलाना, उनको सिर्फ इस बिना पर लगा रहे हैं कि बराही के वो भी रहने वाले हैं और ये भी बराही के रहने वाले हैं, हरदोई जिले के। तो चूंकि इलाकाई दुश्मनी जो है वो यहाँ पर आके निकाल रहे हैं, तो मौलाना को कम से कम अदालत से काम लेना चाहिए। झाऊलाल के मामबाड़े में या झाऊलाल के मस्जिद में जितने किराएदार हैं उन लोगों को भी बुला करके उनकी रुदात सुन लेना चाहिए, और जब सारी हो जाए तब फैसला करें। ये नहीं कि कोई आदमी आपके बगलगीर है, आपके बगल में बैठता है, हर वक्त आपके यहाँ मुंह पर खड़ा रहता है, तो आप उसके लिए सब कुछ कर दें, यानी सारे आप कलम कर दें इंसाफ का। ये नहीं होना चाहिए। जो मीटिंग 7 अगस्त को हुई थी वक्फ बोर्ड की, इसे तो कानून के जानकारों का यही कहना था कि ये पूरी तरह से गैर कानूनी है, लेकिन अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि 2 मेंबर ने उस मीटिंग से अपने को एकदम अलग कर लिया और कोई मेंबर आया नहीं था, इसलिए उन मेंबरों ने साइन भी नहीं की। ये जो चाह रहे थे कि जो है शीट भेजवा के दूसरे मेंबरों से साइन करवा ली जाए, क्योंकि अब मेंबरों को भी इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो जाए। ऐसे में अब ये शोर मचाया जा रहा है कि वो मीटिंग कैंसिल हो गई, अब दूसरी मीटिंग बुलाई जाएगी। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि जिन लोगों से वादे किए गए थे, क्योंकि 120 मामले लगाए गए थे, और आपको पता है कि जब मामले लगाए जाते हैं और जिसके हक में फैसला किया जाता है उससे क्या राजो न्याज होता है। तो अब ये कहा जा रहा है कि मीटिंग कैंसिल हो गई, और एक मामला उसमें ताल कटोरा करबला का भी है। ताल कटोरा करबला का मामला हालांकि पिछली मीटिंग में लगा था और उसका फैसला रिजर्व कर लिया गया था, लेकिन बताया जा रहा है कि अब उसका फैसला किया जाना था और चेयरमैन अली जैदी दोबारा से सैयद फैजी को मुतवल्ली बनाए जाने के पक्ष में थे। अब ये अलग बात है कि इसके लिए राजभर ने सिफारिश की या राजनाथ सिंह ने कहा कि अदालत के आदेश के मुताबिक जो है वक्फ बोर्ड को फैसला करना चाहिए। जो लटका हुआ है, पिछले 3 महीने से लटका हुआ है, इतना लंबा टाइम लटकना नहीं चाहिए। और यहाँ पर अगर कहा जाए तो सैयद फैजी की भी गलतियां हैं, बेवकूफ़ियां हैं, उन्हें वक्फ बोर्ड पर निर्भर नहीं रहना चाहिए था। कायदे से अगर उनके साथ मनमानी की जा रही है, उन्हें ज्यादती की जा रही है, तो उन्हें कोर्ट में जाना चाहिए था, कोर्ट से अपील करना चाहिए था कि उनके खिलाफ जो है मनमानी की जा रही है, उन्हें इंसाफ नहीं दिया जा रहा है, कंटेम्प्ट का मामला बनता। लेकिन फैजी ने ऐसा क्यों किया और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पर क्यों निर्भर रहे, या वक्फ बोर्ड के सीईओ के से ही फैसला क्यों चाहते थे, ये अलग विषय है। लेकिन इसमें अभी जो सुनने में आ रहा है कि एक जज साहब हैं कौम के, वो मौलाना के शहदाई भी हैं मुल्ला साहब के, तो उन्होंने पिछले दिनों तालकटोरा करबला के जो कारकारी मुतवल्ली हैं शादाब आगा, उन्हें बुलाया, मौलाना को बुलाया, और इन लोगों से बातचीत करने के बाद इन लोगों का यही कहना था कि सैयद फैजी को मुतवल्ली नहीं बनने देना चाहिए। मौलाना एक लंबे अरसे से इस पर बजिद है कि मुतवल्ली नहीं बनना चाहिए, और उन्हीं की बातों को उन जज साहब ने वहां तक पहुंचाया। अली जैदी की कायदे से क्लास ली, झाड़ लगाई, और सुना यह भी जा रहा है कि उन्होंने सीईओ जीशान रिजवी को भी कायदे से नसीहत दी है कि अगर तुमने इस तरह के किसी लेटर पर साइन किया तो उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। जमीर साहब, सवाल ये है कि इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं, इसको आप किस नजर से देखते हैं?
अगर अदालत का आदेश है और उसकी अवमानना हो रही है तो भाई यानी सही जो म्याद अदालत ने तय की है उस फिक्स डेट पर काम, मंथ में काम नहीं हो रहा और घंटा बाद कोर्ट में जाना चाहिए, इधर उधर भागने से कोई फायदा नहीं है। और जज साहब जो है भाई कि भाई दुनियावी अदालत अलग है और दीनी अदालत अलग है। दीन की अदालत का फैसला जो है वो दीन के तरीके से होना चाहिए, दुनिया के तरीके से नहीं होना चाहिए। जमीर साहब, जज साहब शायद बहुत अपनी सोच रहे हैं कि वो बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग हम तक पहुंची है। कई लोगों ने कहा कि आप रिकॉर्डिंग चला दें, क्योंकि जज साहब के बारे में जज साहब भले न बताएं या मौलाना न बताएं, लेकिन तीसरा भी आदमी वहां जो मौजूद था उसने वो बातचीत के बारे में बताया कि कैसे कैसे हुआ और जज साहब ने किस किस को कैसे कैसे हड़काया। वो पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है और कुछ लोग इस बात पे इंसिस्ट कर रहे थे कि आप ये रिकॉर्डिंग चला दीजिए, क्योंकि जो आदमी कह रहा है वो वहां बैठा हुआ है, मौजूद है, वो सबूत के तौर पे आप पेश कर दीजिए। लेकिन मैं जानबूझकर उस रिकॉर्डिंग को नहीं चला रहा हूं, क्योंकि हमारा भी कुछ फरीजा है और जज साहब को समझना चाहिए कि इस तरह से किसी पर दबाव नहीं देना चाहिए। जो सही मामला है, जिसमें जो सही फैसला होना चाहिए, उस पर कोई दबाव नहीं डालना चाहिए। आपका क्या कहना है? देखिए, आज का दौर बहुत ही पुराशोभ दौर है, किसी पर भरोसा बाहर करना नहीं चाहिए और इसीलिए मैंने कहा कि अदालत को सामने रखना चाहिए, अदलिया के तहत शुरू करना चाहिए और जो वो हो वो रिश्तेदारी और नातेदारी और दोस्ती और यारी के तहत ना हो, वो सबूतों का हो। और ये पूरा अशोक मुसलमानों के लिए काम, मुसलमान है तो उनके लिए तो भाई, उनके लिए तो मसाला मिल जाएगा इस वक्त की हुकूमत को। तो कम से कम मेरी आपके माध्यम से कि जज साहब ऐसी उनके अकल को पर्दा हटा और ज्यादा होशियार रहे कौम के लोगों से। हो सकता है जो आपके पास जा रहा है वही आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा हो, मसाइल मगर लोगों के लिए आपकी रिकॉर्डिंग भी रख रहा हो। तो ये बहुत ही खराब है। यानी खराबी ये है कि किसी पे एतबार नहीं करना चाहिए। सीधी बात मैं कहूँ। जमीर साहब, अब जबकि वक्फ बोर्ड के खत्म होने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है माना जाए, क्योंकि ऐसे भी नवंबर तक का कार्यकाल बताया जाता है, लेकिन न्यू एक्ट लागू होने के फौरन बाद से ही जो पुराना बोर्ड है वो खत्म हो जाना चाहिए अगर एक्ट के हिसाब से सरकार चलाती है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है और सीओ साहब ज़ीशान रिजवी, जिनके खिलाफ अदालत ने सिविल कारावास की सजा सुनाई, बीच में गायब रहे, वो ऑफिस भी नहीं आ रहे थे, लेकिन अब ऑफिस आना शुरू कर दिया है उन्होंने। आप उनके बारे में क्या कहेंगे और उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे जिन्होंने जिनके हक में फैसला आया था, वो कैसे खामोश बैठ गए और उन्होंने कोर्ट से इसे लागू कराने के लिए मांग क्यों नहीं की? देखिए, ज़ीशान रिजवी साहब के सिलसिले में पहले भी मैं गुफ्तगू कर चुका हूँ आप ही के साथ कि भाई ये जब पहली बार वसीम रिजवी के जमाने में ये सीईओ हुए थे तो इनके ऊपर 1 लाख का आरोप लगा था और ये रिजाइन देकर के फौरन भागे। तो आप ये समझ लें, आप तो ये सजा भी पा गए हैं। बहरहाल वक्फ बोर्ड के घोटाले की चर्चा जोरों पर है, चाहे जज हो, चाहे बुद्धिजीवी हो या मौलाना हो। अगर कोई भी वक्फ के मामले में गलत तरीके से दखल देता है तो उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। सरकार को पूरे मामले की जांच करानी चाहिए कि कहां कहां
किस किस ने दखल दिया, किस किस ने गड़बड़ी करवाई और उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।